हेलो बच्चों, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। बेटा आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर करने वाले हैं जो 9th और 10th दोनों में है। 9th में अब की बार ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है और 10th में तो ये हमेशा से है। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहली बात तो बेटा आपको पता होनी चाहिए रिप्रोडक्शन होती क्या है, प्रोसेस। जैसा आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, हमने उसमें डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा। तो उसी तरह से बेटा रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, यानी कि री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब है दोबारा, रिपीट, और यहां प्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस यंग वंस, टू प्रोड्यूस यंग वंस। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी जीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खुद के बच्चे पैदा करता है, अपने खुद के यंग वंस पैदा करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। साथ में लिखा है ना, री का मतलब रिपीट और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस यंग वंस। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। द प्रोसेस इन विच organisms produce their young ones is called reproduction। तो उसे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फिर आता है बेटा वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करके आगे अपनी जनरेशन बढ़ाएगा तभी उसकी स्पीशी की कंटिन्यूटी बढ़ेगी, तभी उसकी जो आगे जनरेशन बढ़ती जाएगी, तो जिस वजह से उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यानी कि ये भी आपको लिखना है, इट इज यूजफुल एज it continues the survival of any species on earth। कोई भी स्पीशी है बेटा, उसकी धरती पर रहने के लिए उसका रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक डेफिनेट टाइम स्पैन के लिए ही जिंदा रहता है, उसके बाद तो उसको मरना ही मरना है। तो अगर वो अपनी ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चे पैदा करके जाएगा तो उसकी जो फैमिली है वो बढ़ती रहेगी, वो उसकी फैमिली कंटिन्यू चलती रहेगी, स्पीशी भी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसीलिए ही रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप हैं वो हमें पढ़ना है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनके भी फर्दर टाइप्स क्या हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो अगला आप फ्लो चार्ट बनाओगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या आप डील करोगे, क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहली बात बेटा, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला टाइप इसका क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इसका टाइप होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो आप इसकी बेसिक डेफिनेशन जानो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और गैमीट की फॉर्मेशन भी नहीं होती, ना कोई गैमीट बनेगा। सिंगल पेरेंट से ही अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो वो होता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा बेटा, दो तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और गैमीट भी बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट फॉर्मेशन, फ्लो चार्ट में लिख लो ताकि जब भी आप इसको पढ़ो इतना तो आपको याद हो जाए। नो गैमीट फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। तो इसके अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल 100% सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स। जो उसका पेरेंट है बिल्कुल वैसा ही बच्चा होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि डीएनए दो का मिला नहीं है ना, सिंगल डीएनए था, तो इसके अंदर सेम ही जो है करेक्टर आते हैं। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देयर विल बी गैमीट फॉर्मेशन, मेल के अंदर मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ये ज्यादातर कौन करेंगे, परफॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, जिनके बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होता है। तो जिनकी बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होता है वो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रही हूं मैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है जैसे अमीबा, बैक्टीरिया एटसेट्रा, दो ही बहुत है अभी तो, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इसमें सभी प्लांट्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। केवल मल्टी सेल नहीं, उनके अंदर तो ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो सेक्सुअल और एक सेक्सुअल में ये बहुत ही छोटा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, ताकि पहले आप सिंपल चीजें याद कर सको, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ चलेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लिया। अब आता है बेटा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आप एक टेबल बनाओगे, ये मैं आपको पहले इसलिए करवा रही हूं ऐसे, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही चैप्टर याद होने लगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब आप एक टेबल बनाओगे, उस टेबल में एक तरफ हम टाइप लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे एग्जाम्पल, कि वो करता कौन है, ऑर्गेनिज्म का नाम याद करेंगे, एक एक दो दो नाम याद करेंगे। क्योंकि बेटा बोर्ड में ना 10th क्लास में बोर्ड में बहुत बार यही आ जाता है कि रीजनरेशन कौन करता है, एग्जाम्पल बताओ, बडिंग कौन करता है, एग्जाम्पल बताओ, बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, एग्जाम्पल बताओ। तो तुम्हें एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नंबर 1 लिखो, बाइनरी फ्यूजन। सबसे पहला टाइप होता है बेटा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ नहीं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो जाएंगे और वो दो टुकड़े दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जो पहले था वो खत्म हो गया और उसी से दो बन गए। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, दो, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट के दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा बाइनरी फ्यूजन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, जो आपको याद करना है, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन। दूसरा अपना टाइप है मल्टीपल फ्यूजन। अब मल्टीपल फ्यूजन का, मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, दो से ज्यादा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टुकड़े। मतलब कोई अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे टुकड़े हो जाएं और हर एक पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए,
तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ये करता है प्लाज्मोडियम। अब ये कौन सा प्लाज्मोडियम है? ये प्लाज्मोडियम वो है जो हमें मलेरिया कोज करता है, मलेरियल पैरासाइट है ये बेटा। जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर हमें मलेरिया करती है, उसके अंदर ये होता है प्लाज्मोडियम। मच्छर सिर्फ वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है, और मलेरिया कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पीसीज होकर और फिर उससे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तीसरा टाइप है बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये तो बेटा यूनिसेलुलर करता है मल्टीपल फिजन। रीजनरेशन में बात तो वही है जो मल्टीपल फिजन में है ये, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये रीजनरेशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप वो अपनी मर्जी से अगर अपने 4 टुकड़े भी कर ले तो चारों टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये भी यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है? मल्टीपल फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं और रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लनेरिया, स्टारफिश। प्लनेरिया और स्टारफिश दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करते हैं? ये अगर खतरे में हो या किसी भी तरीके से इनको ऐसा लगे कि अभी हमसे अपनी बॉडी का ऑर्गन छीना जा रहा है, तो भी इनका खुद का वो पार्ट दोबारा आ जाता है। ठीक है, प्लनेरिया का भी आ जाता है और स्टारफिश का भी आ जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा? रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ टाइप फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो रीजनरेशन की तरह ही होती है थोड़ी। इसमें भी क्या है? जो ऑर्गेनिज्म है उसके लॉस्ट पार्ट वापस आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एल्गी करती है। जब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी तो मैं इनके डिफरेंस बताऊंगी भी, रीजनरेशन में क्या फर्क है, फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है। लेकिन अभी इतना ही याद करो कि इसमें भी अगर किसी बॉडी के फ्रेगमेंट हो जाए, लेकिन वो हम करेंगे, इसमें तो वो खुद कर रहा है बेटा रीजनरेशन में। मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अभी तुमने छिपकली देखी है, अपने घरों में भी होती है। छिपकली को जब ये लगता है कि मुझसे भागा नहीं जाएगा लेकिन मेरे को खतरा है, तो अपनी टेल छोड़ देती है वो। अब वो जो टेल छोड़ेगी, वो टेल से तो नई छिपकली बनने से रही, लेकिन जहां उसकी टेल कटी है वो टेल वापिस आ जाएगी। ये क्या है? ये रीजनरेशन है, क्योंकि उसे जब खतरा फील हुआ तो उसने खुद ही क्या किया है? अपनी टेल को छोड़ दिया। लेकिन फ्रेगमेंटेशन खुद से नहीं करते, वो फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं। जैसे कोई एल्गी है, ठीक है, एक एल्गी का नाम है बेटा जो मैं आपको एग्जांपल में लिखवा रही हूँ, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी होती है। अगर हम इसके 3 पीसेस कट करेंगे ना तो तीनों से नई एल्गी पैदा हो जाएगी। यानी कि रीजनरेशन प्लांट खुद, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद करता है, और तब करता है जब उसे ज्यादातर खतरा फील हो। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं किसी की भी। तो स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया, रीजनरेशन का हो गया प्लनेरिया और स्टारफिश। इसके अलावा एक आपको पढ़ना है बडिंग। बडिंग तो बच्चों शुरू में ही लिखना था। बडिंग में क्या होता है बेटा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे एक बड बनने लग जाता है, बिल्कुल उसी ही तरह है। जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो एक इंसान के साइड में छोटा सा इंसान लग जाए, वैसा ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा ही समझो। बडिंग में भी क्या होता है? मान लो एक हाइड्रा है, जैसे ये हाइड्रा है, ये पानी में नीचे फिक्स होता है बेटा। ठीक है, अब होगा क्या कि इसी के बगल में एक छोटा सा हाइड्रा लग जाएगा, और पहले तो उसको क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे। वो जो छोटा सा हाइड्रा उसके साथ अटैच है ना, जब ये खाना खाएगा तो खाना इसको भी मिलेगा और ये इसको भी दे देगा। और जब इसे ऐसे लगेगा कि वो बड अकेला सरवाइव कर सकता है, वो जो छोटा हाइड्रा है वो अकेला सरवाइव कर सकता है, तो वो यहां से कट के अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? बडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या याद करोगे? हाइड्रा। ये सारे टाइप आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने हैं। लास्ट लिख लो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल प्लांट करते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल प्लांट करते हैं। जैसे तुमने देखा है आलू को अगर हम ज्यादा दिन अपने घर पे रख लें तो जो आलू है उसके साइड में ऐसे बड बन जाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बड से बन जाते हैं। कुछ समय बाद उसमें से ऐसे जड़ें भी निकल जाती हैं, ऐसे स्टेम निकल जाती है। अगर हम इस आलू को उगा लें तो इससे नया प्लांट उग सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जर्मिनेशन हो चुकी है, इसके अंदर नीचे रूट भी बन गई है, ऊपर से स्टेम भी निकल गई है। तो ये किसका टाइप है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट क्या करते हैं, अपने किसी भी प्लांट के पार्ट से ही नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ प्लांट के स्टेम से नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर प्लांट अपने प्लांट के पार्ट्स से नया अपना नया प्लांट बनाता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। ये पोटैटो भी करता है, ठीक है, मनी प्लांट भी करता है। तो ये जो टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद करनी है क्योंकि ये बेसिक है, इसके बिना कुछ नहीं है। उसके बाद हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हो गया ए सेक्सुअल। अब जब हम चैप्टर करेंगे ना तो हमने इन सभी को एक एक करके डिटेल में करना है। आगे क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें सिंगल पेरेंट नहीं डबल यानी कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होती ही होती है। तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ ह्यूमन के एग्जाम्पल से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में ओवरऑल टॉपिक है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि 12th में भी ये चैप्टर है। तो पहले मैं वही करवा रही हूँ। देखो बेटा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में जब तक कोई भी लड़का या लड़की प्यूबर्टी की एज तक नहीं आते तब तक तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी में गैमीट नहीं बनते। प्यूबर्टी आने के बाद बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है और फीमेल्स के अंदर 2 हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ये जो नाम है ना, ये 10th के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक लगेंगे, क्योंकि ऐसे नामों की आदत ही नहीं है उनको पढ़ने की। फीमेल सेक्स हार्मोन्स ध्यान देंगे सभी बच्चे। 2 हार्मोन हो गए फीमेल्स के, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एक हो गया मेल का टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, मेल्स में मेल गैमेट प्रोड्यूस होने लगेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने लगेगा। अब आपको नाम भी याद करने हैं इनके। मेल गैमेट है स्पर्म्स और फीमेल गैमेट है एग। क्या याद किया? सबसे पहले तो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगेंगे प्यूबर्टी में, उसके बाद जो है मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने गैमीट प्रोड्यूस कर दिए। स्पर्म हो गए मेल गैमीट, एग हो गया फीमेल गैमीट। अब इन गैमीट की वजह से क्या होगा बच्चों, एक बार देखो, जो स्पर्म्स है और जो एग है इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक सिंगल सेल का जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ये आप फ्लो चार्ट में लिखोगे, इसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये स्पर्म और एग बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये समझ लो, इसमें से तो क्वेश्चन 100% आएगा। चाहे तो तुमसे ये प्रोसेस के नाम पूछ लेंगे, चाहे तुमसे इनके बारे में पूछ लेंगे जो मैं लिखवा रही हूँ। पहले है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट बनते हैं। फिर है
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद बनता है इससे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है बेटा। क्या होता है ये? मल्टी सेलुलर। एक बार पेपर में 10th में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्ब्रियो, जाइगोट एंड फीटस। ठीक है, तो दो नंबर का क्वेश्चन था ये। तो उसमें पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो कि जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, और जो आगे फीटस होगा ना बेटा उसमें ऑर्गन बन जाते हैं। तो पहला तो यही है, पहले जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा। अच्छा, एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस बनेगा। फीटस क्या होता है बेटा? जब फुली डेवलप्ड बच्चा बन जाता है बॉडी के अंदर, मदर के अंदर जब फुली फॉर्म बेबी हो जाता है, बस वो रेडी टू डिलीवरी है, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस के अंदर सारे ये क्या है? वेल डेवलप्ड अनबोर्न बेबी, अभी पैदा नहीं हुआ वो, तो उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। और फीटस बनने के बाद फिर वो डिलीवर होगा। ये जो प्रोसेस मैंने पूरी बताई है बेटा, ये क्या है? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। अब इसी तरह से तुम्हें प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा रफ आइडिया लेना है बेटा। जैसे हमारे अंदर मेल गैमीट स्पर्म है, फीमेल गैमीट एग है, ऐसे प्लांट के अंदर भी गैमीट बनते हैं। प्लांट के अंदर जो मेल गैमीट है ना, उसको हम पहले तो इनके अंदर बनते हैं, रुको एक बार, जो मेल में होता है एंथर, और यहां होगा पिस्टिल। ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं बेटा पोलन ग्रेन। ये मेल पार्ट है बेटा, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, मतलब जो मेल में गैमीट है वो पोलन ग्रेन होते हैं, और वो बनते किस में है? एंथर में। एंथर तो क्या हो गया इसका? मेल गैमीट। और पिस्टल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब तुम्हें याद रखना है, ओवरी के अंदर एग होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर एग होता है। अभी मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, ये मिलेगा कहाँ? पोलन ग्रेन कहाँ मिलेंगे? एंथर के अंदर। और एग कहाँ मिलेगा? यूं याद रखोगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर है एग। ओवरी के अंदर क्या है? एग। अब ये दोनों हो गए। अब पोलन ग्रेन फ्यूज करता है एग के साथ, और यहां पर भी बच्चों क्या बनेगा? जाइगोट। जैसे हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? जाइगोट। तो प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा? जाइगोट। क्योंकि है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले जाइगोट ही बनता है। जाइगोट बनने के बाद इसके अंदर भी बनता है एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। बस इसमें पूरा बेबी नहीं बनता, एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो में आप क्या देखते हो? आप तो बोलोगे मैडम हम तो किसी भी फसल को उगाते हैं तो बीज उगाते हैं। बेटा सीड जो है वो नहीं बनता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट क्या होता है? एम्ब्रियो। कोई भी सीड है ना, मान लो ये सीड है, तो इस सीड के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसे इसके अंदर एक जिंदा एम्ब्रियो है। इस सीड के अंदर जिंदा क्या है? एम्ब्रियो। अगर इससे कोई फसल उगेगी तो वो सीड की वजह से नहीं उगेगी, वो एम्ब्रियो की वजह से उगेगी। अगर तुम कहते हो कि हम दाल खाते हैं या कोई भी सीड खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो वो किस वजह से मिलते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या बैठा है? एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो को खाने से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका प्रोडक्ट है एम्ब्रियो। अच्छा, अगर कोई भी दाल हम घर पे ले आए, हमने उस दाल को कई महीनों तक डिब्बे में बंद रखा, तो वो सीड रहता है। हम उसे पानी में भिगो के रखेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगी, और उसमें से इस तरह से स्प्राउट निकल आएगा।
ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक सीड को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पानी नहीं मिलता ना, तब तक वो सीड ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी दिया, ऑक्सीजन दी, तो उसके अंदर से जो एम्ब्रियो था उसने ग्रो कर लिया, क्योंकि वो जिंदा तो है ही लेकिन इनएक्टिव पड़ा हुआ था। अब वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद उसने ऊपर से तो क्या बना दी, स्टेम, और नीचे से क्या बना दी, रूट। इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसका मतलब एम्ब्रियो उसमें जिंदा था लेकिन इनएक्टिव था। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल से अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप स्टार्ट कर देंगे, तो कल भी जरूर देखना लेक्चर। थैंक यू।